वेलकम बच्चों। आई होप सो कि आपका पेपर 1 बहुत अच्छा गया होगा। और जैसा कि पेपर 1 हमने देखा, उसमें जो हमने वीडियो डाली थी पेपर 1 की, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए और कुछ जो समझाया गया था, आपको समझा रहा था, उसमें से भी कई सारे क्वेश्चन आ गए। जस्ट लाइक फॉर द एग्जांपल, जब मैं टैक्स रेट की बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि 28% होता है, 14% आपका गेमिंग वीडियोस पे। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो समझाने के दौरान भी वो चीजें आ गई। हाँ, 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पूछने तो नहीं चाहिए थे वहां पे, बट वहां आया। ठीक है, मान लीजिए सीएसटी का ईयर एंड ऑल, तो हर पेपर में ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अनएक्सपेक्टेड। बाकी पूरा पेपर ऐसा था, बहुत इजी था, सेम डिक्टो जो वीडियोस हमने बनाए थे उसमें से क्वेश्चन आया था। बच्चों की कुछ शिकायत होती है, बहुत लेंदी है चाहे कुछ भी है, तो बेटा देखिए जीएसटी आपका सबसे न्यू है, न्यू सब्जेक्ट आपके लिए है और थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। तो इसके लिए फर्स्ट वीडियो को समझाएगा, बाद में सब फैक्चुअल जैसे फैक्ट वाले, मतलब कि ये है तो वहां समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए फर्स्ट वीडियो को समझाएगा, उसके बाद आपको क्या किया गया, जो फैक्ट है उस पर काम किया गया। तो आज जो पेपर 2 में हम दूसरा लेकर आ रहे हैं, यहां भी यही है। यहां भी आपको मोस्टली क्वेश्चन मिलेंगे फैक्ट पे, रिटर्न के क्वेश्चंस हैं, कब कौन सा रिटर्न होता है, क्या लिमिट होता है। तो यहां भी समझाने की आपको जरूरत नहीं होगी। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और आंसर को देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन जीएसटी द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्रूवल इज टू बी इंटीमेटेड बाय रिस्पेक्टिव एसजीएसटी सीजीएसटी ऑफिशियल। जैसे कि कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन डाला है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसका अप्रूवल कौन दे रहा है, उसका अप्रूवल एसजीएसटी और सीजीएसटी का जो ऑफिशियल है, उसका इंटीमेशन कितने दिनों में दे देगा। ऑप्शन है 10 कॉमन वर्किंग डेज इन फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06, या 7 कॉमन वर्किंग डेज इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06, 5 कॉमन वर्किंग डेज इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 6, 3 कॉमन वर्किंग डेज इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 6। अच्छा बच्चों, अगर जिसने ऐप किया देखा होगा ना, तो ऐप पे तो बहुत सारी चीजें मैंने पूरा ये कितने कितने फॉर्म्स है, कैसे हैं, कब भेजे जाते हैं, पूरा बता रखा है वहां पे। ठीक है, फिलहाल तो इसमें बेटा सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन बी, इसका है 7 कॉमन वर्किंग डेज इन फॉर्म जीएसटीआर RG6। तो इसमें बेटा 2 क्वेश्चन हो गए। अगर आपके पास आता है कि किस फॉर्म में इंटीमेशन देगा, तो इंटीमेशन का फॉर्म नंबर है रजिस्ट्रेशन जीएसटी REG06। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इफ द प्रॉपर ऑफिसर नीड्स एनी क्लैरिफिकेशन इन द रजिस्ट्रेशन 01 filed by dealer, what will be the option available to him। देखो RG1 2 होता है, A और B। ए में हम भरते हैं, बी में क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। ठीक है, तो वहां कहते हैं क्या करेंगे, इन प्रॉपर ऑफिसर नीड्स एनी क्लैरिफिकेशन द REG01 फाइल्ड बाय डीलर, व्हाट विल बी द ऑप्शन अवेलेबल टू हिम। अगर हमने जो फाइल किया डीलर ने REG1 में, तो अगर वो ऑफिसर कोई इंफॉर्मेशन चाहता है तो क्या करेगा, तो कहते हैं ऑप्शन ए ऑनलाइन इशुएंस ऑफ जीएसटी REG03 विद इन 7 कॉमन वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ RG1। जैसे हम एप्लीकेशन डालते हैं RG1 में, तो हमको अगर कोई ऑफिसर ने जब चेक किया, उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है, वो तो किस में देते हैं, ऑनलाइन जाकर REG03 में कितने दिनों के भीतर, 7 डेज। अब देखो यहां पे भी बेटा 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो अगर मान लीजिए क्लैरिफिकेशन का कौन सा फॉर्म है, तो REG03, और कितने दिनों के अंदर दे देना होता है, 7। तो ये ऑप्शन यहां पर ए, ठीक, ऑप्शन ए हो गया इस क्वेश्चन का। देख लीजिए नेक्स्ट। What is the time period to give clarification in respect of the GST REG3। देखो फिर से क्लैरिफिकेशन के लिए कौन सा फॉर्म है, 03। तो क्या टाइम लिमिट कह रहा है, फ्रॉम द पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, ऑप्शन देखते हैं, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ GSTR REG04 विद इन 3 कॉमन वर्किंग डेज, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ GSTR REG04 विद इन 5 कॉमन डेज, online submission of GSTR REG4 within 7 common working days from the receipt of GSTR REG03, online submission of GSTR REG04 within 10 common वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ GSTR REG3। देखो GSTR REG3 में हम क्या करते हैं, मिलता है, हम GST डिपार्टमेंट देता है कि क्लैरिफिकेशन दीजिए, इसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो जो हम अगर जिस डीलर को मिला तो वो REG4 में भेजेगा। किस में भेजेगा, REG4 में। इसका मतलब ऑप्शन में जहां REG4 होगा वो तो कंफर्म है कि क्लैरिफिकेशन का जो फॉर्म नंबर है वो क्या है, REG4। ठीक है, अच्छा
तो वो जीएसटी किसके थ्रू जाता है बेटा? ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। मैंने वीडियो में बार बार ये बात कही है कि किस में जाएगा। आपको वीडियो जब मैं बना रहा था पहला वाला, तो मैं बोला कि जो भी काम होता है जीएसटी का वो ऑनलाइन पोर्टल पे होता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज भी आए हुए थे एग्जाम में, ठीक है। तो कहते हैं कि ऑप्शन सी, ऑनलाइन सबमिट करेंगे आप REG 04 कितने दिनों के भीतर? 7 डेज के भीतर, ठीक है। नेक्स्ट, if a registration is cancelled, the electronic credit ledger or electronic cash ledger are debited by, ठीक है। तो फिर से वही जो ऑनलाइन पोर्टल है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, क्रेडिट लेजर होता है। तो कहते हैं इफ रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर के अंदर जो आपका पैसा पड़ा है तो उसका क्या होगा? तो कहते हैं क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स स्टॉक और फिनिश गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, आउटपुट टैक्स पेबल हो जाएगा, ठीक है। इनपुट टैक्स अवेल्ड ऑन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स और आउटपुट टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स व्हिचएवर इज हायर। अच्छा, एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड, द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आर डेबिटेड, वो डेबिट हो जाएगा। किससे डेबिट हो जाएगा? तो ऑप्शन है सी, इनपुट टैक्स अवेल्ड जो किया होगा वो, अगर जैसे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ इसका मतलब आपका रिवर्स हो जाएगी सारी चीजें। दूसरा सेमी फिनिश गुड्स का फिनिश गुड्स पे मिला होगा, आउटपुट टैक्स पेबल होगा, वो सारी चीजें वो डेबिट हो जाएंगी, उसमें से जो हायर होगा, जो ज्यादा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन जीएसटी अ डीलर कैन अप्लाई फॉर द रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन। कहते हैं कैंसिल हो गया है अगर फॉर्म, हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो इसको रिवोक करने के लिए कितने दिनों में हम हटाना चाहते हैं, तो कितने दिनों में करा सकते हैं? तो ऑप्शन है बेटा सी, ऑप्शन सी। एक बार देख लो, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ GSTIN। एक बार देख लो, GSTIN ये है बेटा। ऑप्शन सी, ओके। चलिए, किसी बच्चे ने थैंक्स बताया कि रेड से नहीं दिख रहा था, मुझे ध्यान है, अब चलो ग्रीन में करते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू पे टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर CGST, SGST, IGST एक्ट। अगर कैंसिलेशन हो गया रजिस्ट्रेशन का तो क्या करें? डज नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो गया तो लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ भाई, ऑब्वियस सी बात है, जो टैक्स है तो टैक्स लगेगा ही। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CGST, SGST एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर SGST एंड CGST एक्ट। फिर कहता है कि रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, अगर रिवोकेशन करा रहे तो फिर कह रहे तीसरा, इन कंपोजिशन स्कीम द डीलर हैज टू पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर हिज ऑल हिज यूनिट, ठीक है। कंपोजिशन में आपको सब बात हो चुकी है पिछले वीडियोस में, तो कहते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देख लो इसको पूरा ध्यान से, जिसको रटना हो रट ले, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, डन। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? जो हमें रजिस्ट्रेशन मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी वैलिडिटी कितने दिन तक की होती है? तो होती है टिल द कैंसिलेशन, इट इज कैंसिल्ड, जब तक कि वो कैंसिल ना हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एन यूनिक आइडेंटिटी नंबर विल बी अलॉटेड टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UNO और एनी मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंसुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री। देखिए, ये तो पहली बात तो कि UNO, एम्बेसी, इन लोगों से पहली बात तो टैक्स लगता नहीं है, तो उनके लिए यूनिक आइडेंटिटी नंबर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें से कौन सा सही है ना, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है, एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्प्ले हिज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रोमिनेंट लोकेशन एट हिज प्रिंसिपल एंड एवरी अदर प्लेसेस। कहने का मतलब इस सेकंड ऑप्शन का है कि हर किसी को जहां उसका बिजनेस होगा रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अपनी दुकान पर, जहां जहां प्लेसेस है वहां पर लगाना पड़ेगा। तीसरा कहते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ अ प्रॉपर ऑफिसर।
कि जो ऑफिसर है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब उसकी अपनी इच्छा है, वो जाके आपकी दुकान हो उसके आपके प्रीमाइसेस पर जाकर चेक कर सकता है। तो इसका ऑप्शन यानी कि तीनों सही है बेटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, डी, ऑल ऑफ द एबव सारे हैं। देख लो इसको, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकता है, इसलिए बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, तो एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान से देखा करो। नेक्स्ट, इन विच केस वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इज टू बी कैंसल्ड। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत बातें की हम लोगों ने, किन केस में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है? इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ रेगुलरली। आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और कह रहे हो नहीं सर हम तो ऐसे लिए वॉलंटरी, ऐसे मतलब नहीं, आप रजिस्ट्रेशन ले लिए तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। और कितने दिन के लिए, ये ध्यान देना, कितने दिन के लिए बोल रहे हैं। मैंने बोला ना एक ही में कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ, कितने दिन के लिए? 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ ध्यान देना। फिर कह रहे हैं इन केस पर्सन डज नॉट स्टार्ट बिजनेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया लेकिन बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कब तक? 6 मंथ। ये सब ध्यान से देखना बेटा। इन केस बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड ट्रांसफर्ड फॉर एनी रीजन, आपने बिजनेस को चलाते वाले बंद कर दिया, कुछ भी, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। बच्चों बार बार कह रहे हैं एक ही में से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ध्यान से आप देखोगे। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगेन, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 shall आर रजिस्ट्रेशन irrespective ऑफ द थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड। तो टीडीएस क्या होता है? उसमें लिमिट नहीं देखते बेटा, टीडीएस कटता है किसमें? आपके जीएसटी में। किसके लिए होता है? जब जैसे कि किसको आप देते हो, सप्लाई कर रहे हो ना, जैसे मान लीजिए कि नगर पालिका हो गई या संसद भवन को, ऐसी जगहों के लिए, तो वहां टीडीएस कटता है, ठीक है, जो सप्लाई करता है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अंडर सेक्शन 52 शैल आर रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन इस, फिर से वही बात, ठीक है, वो 51 के लिए कह रहा था सेक्शन, ये 52 के लिए कह रहा है। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल टेक रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड। हाँ भाई, ईसीओ को लेना पड़ता है बेटा, ठीक है, ईसीओ को, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इन सब का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डिजिट इन पैन बेस्ड जीएसटीआई एंड रजिस्ट्रेशन। देखो जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है पैन पे होता है, तो कितने डिजिट का होता है? तो 15 डिजिट का होता है, ठीक है। उसमें आपका पैन का नंबर होता है और 2-3 चीजें होती है, प्लेस की जगह पे क्या कोड है, उनको जोड़कर टोटल कितना होता है? 15 डिजिट का। देख लो। नेक्स्ट, a registered taxable person is liable to show his GSTIN number on। जो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है उसको अपना जीएसटी नंबर दिखाना पड़ेगा, हर जगह दिखाना पड़ेगा भाई। जो इनवाइस, जो बिल जनरेट करो, पहली बात तो वहां पर। दूसरा, नेम, बोर्ड, प्रिंसिपल प्लेस, जहां पे आप बोर्ड है आपका, सब जगह जो बोर्ड लिखते हैं जीएसटी नंबर सब दिखाना पड़ेगा। आंसर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट, what is the prescribed time period to apply for GSTIN by non-resident taxable person। तो ये वाली बात हमने पिछले वीडियो में भी किया, कैजुअल और नॉन रेजिडेंट के लिए 90 डेज के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, तो कितने दिन तक के अंदर उसको कर लेना चाहिए? तो आंसर है बेटा ऑप्शन डी, कितने दिन में? ऑप्शन डी, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उससे 5 दिन पहले, क्योंकि नॉन रेजिडेंट को जो कैजुअल होते हैं ना, कुछ दिन के लिए आते हैं, काम करके चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, registration certification granted to casual taxable person or non-resident person will be valid for कितने दिन के लिए बेटा? ये तो हमने क्या किया पिछले वीडियोस में बहुत ये क्वेश्चन आया, पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन या फिर 90 डेज, इनमें से जो, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट,
और रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी कैन बी कैंसल्ड इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्ट्रेशन पर आपकी कैंसिल हो सकती है, कब हो सकती है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, डज नॉट कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन लिया और उसमें दिखाया कि मेरा दुकान यहाँ पे, वहां नहीं कर रहे हो, कहीं और कर रहे हो, इसका मतलब फेक कर रहे हो, तो ये भी सही है भाई। दूसरा कह रहा है इशू इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, आप फेक, ये तो हवाला का कांड हो जाता है बेटा, ये हवाला है। जब पीएमएलए पढ़ते तो आपको समझ में आता है कि इनवाइस इशू है फर्जी का, इसको फर्जी बिलिंग कहते हैं, और स्टॉक आप नहीं दी, गुड्स डिलीवर भी नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा, अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ लिमिट प्रिस्क्राइब, आपने क्या किया, जो लिमिट प्रिस्क्राइब है उससे ज्यादा आपने क्या ले लिया है, इनपुट टैक्स, तो इन तीनों के केस में आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फिर से मैं कह रहा हूं इसमें से कुछ भी दे सकता है कि जो है क्या इसके कैंसिल हो सकता है कि नहीं, तो ये ध्यान से देख लो किन किन केसेस में कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट, लाइबल पर्सन, लाइबल पर्सन फॉर सबमिशन ऑफ मंथली रिटर्न ऑफ, कौन पर्सन होता है लाइबल मंथली रिटर्न जमा करने के लिए, रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड होगा वही करेगा ना, अनरजिस्टर्ड थोड़ी करेगा, कंपोजिट डीलर, कंपोजिशन डीलर भी नहीं करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ जीएसटी नेटवर्क, फंक्शंस ऑफ जीएसटी नेटवर्क इंक्लूड्स, जीएसटी का जो देखो, ये सबसे बड़ी बात थी बेटा, आज के पेपर में कुछ क्वेश्चंस तो इधर से आ गए थे सेकंड पेपर के, ठीक है, इसलिए मैंने कहा 6-7 जो शुरुआत की वीडियो की, कुछ 6-7-8 क्वेश्चन जो ऐसे थे ना कि जो होने नहीं चाहिए थे वहां पे, ठीक है, चलो लेकिन आ गए तो आ गए। फंक्शंस ऑफ जीएसटी नेटवर्क इंक्लूड्स, जीएसटी नेटवर्क क्या होता है, वो पूरा जो इंटरनेट के थ्रू जितनी भी, क्योंकि जो भी जीएसटी है वो ऑनलाइन है, तो फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन भी होता है, किससे किससे होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी भी वहीं होता है, मैचिंग टैक्स पेमेंट डिटेल विद बैंकिंग नेटवर्क ये भी ऑनलाइन होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, अबव ऑल। ठीक है, नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, किस केस में कंपल्सरी हो जाता है, इन केस ऑफ सप्लायर इफ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन, कह रहे हैं कि किस केस में अब सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर बढ़ जाता है। तो देखो एक बात बताओ, ध्यान देना बेटा, जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं, तो उसके लिए जो टर्नओवर रखा गया वो 10 लाख रखा गया है, वो कौन से हैं, मेघालय है, इस टाइप के मेघालय, सिक्किम, ये लोग हैं। एक लिमिट दे रखी है कि 20 लाख वाले, उसमें कौन से आते हैं बच्चे, उसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, ये लोग आते हैं, हिमाचल, और बाकी जो बचे हुए राज्य हैं उनमें 40 लाख की लिमिट है, तो मैंने अपने ऐप पे ये पूरी लिमिट दे रखी है। ठीक है, तो अब चूंकि इसमें 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख है नहीं भाई, तीन ही लिमिट है, या तो 10 लाख, या तो 20 लाख, या तो 40 लाख, 3 लिमिट है। तो इन 3 लिमिट में जैसे मैंने कहा ना, ये 20 लिमिट में अरुणाचल आता है, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना आता है, उत्तराखंड आता है, हिमाचल आता है, ठीक है, और इसमें बेटा सिक्किम आता है, उसके जो आपके इनमें अरुणाचल को छोड़कर जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो आते हैं 10 लाख, उनकी जो लिमिट है 10 लाख, बाकी जितने भी हैं उसमें उसकी जो लिमिट रखी गई है 40 लाख, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो अब चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में ना 10 दिया है ना 40 दिया है, ऑप्शन में क्या दे रखा है 20 लाख, तो हम क्या लेके मान करेंगे 20 लाख को, अगर 20 लाख से ऊपर टर्नओवर एक्सीड कर गया तो वहां पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो 20 लाख वाला किस में फॉल करेगा, ये कौन सा स्टेट होगा, अगर आता है तो अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल, इसमें फॉल करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनवॉइस शैल बी रेज्ड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ, जब हम सप्लाई ऑफ गुड्स कब हम रेज करते हैं, ठीक है, तो रिमूव, जैसे ही रिमूवल करेंगे गुड्स को, जब जैसे बेच रहे हो ना भाई, जाहिर सी बात है, अगर मोबाइल सेल करें तो जैसे मोबाइल सेल करें बिल भी जनरेट कर रहे हैं, तो रिमूवल ऑफ गुड्स। देख लो नेक्स्ट, द टैक्स इनवॉइस शुड बी इशूड, द टैक्स इनवॉइस शुड बी इशूड, कब तक कर देना होगा, तो बेटा विद इन 30 डेज फ्रॉम, ये हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जब सर्विस करते हो 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट,
डेबिट नोट क्या होता है? जब गुड्स को रिटर्न करते हैं तो उस केस में कहते हैं डेबिट नोट इज इशूड बाय एज पर सीजीएसटी के थ्रू कौन इशू करता है? सप्लायर फॉर इंक्रीजिंग द टैक्सेबल वैल्यू। कौन करता है? सप्लायर करता है। किस किस काम के लिए? इंक्रीजिंग टैक्सेबल वैल्यू के लिए, ठीक है, उसकी जब टैक्स वैल्यू बढ़ती है तो उसके लिए रिटर्न कराता है। ओके, ऑप्शन ए देख लीजिए। लॉ परमिट्स कलेक्शन, देखो क्वेश्चन देखते हैं। लॉ परमिट्स कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन सप्लाईज इफेक्टेड प्रायर टू रजिस्ट्रेशन बट आफ्टर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। लॉ परमिट्स कलेक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है, कलेक्शन करना ऑन सप्लाईज अफेक्टेड प्रायर टू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से पहले अगर कोई है सप्लाई तो उस पर कलेक्शन, बट आफ्टर अप्लाइंग द रजिस्ट्रेशन। तो कहते हैं क्या होगा इसका? यस, ऑन ऑल सप्लाईज इफ द रिवाइज्ड इनवॉइस इज रेट विद इन 1 मंथ। अगर 1 महीने के अंदर रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर दिया गया तो यस हम क्या कर सकते हैं? उसमें परमिट करते हैं टैक्स के कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Which of the following statement are true? Receipt of voucher shall given at the time of receiving of advance payment against supply of goods. Yes, जब हम supply of goods receive करते हैं उस समय हमको receipt voucher देना होगा. A payment voucher should be issued in addition to raising an invoice for inward supply. अगर inward supply हो रहा है तो ये उस समय हमको पेमेंट वाउचर भी देना होगा. यस, ये भी सही है. इन केस ऑफ गुड सेंट ऑन सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस, सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस के ऊपर ही अगर कोई गुड सेंड किया है, इनवॉइस हैज टू बी इशूड व्हेन द रिसिपेंट एक्सेप्ट द गुड्स आर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई. देखो ये तीनों सही है. देखो बेटा जो ये जिसमें सारे ऑल हो जा रहे हैं ना सही, उसको ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को, उससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके. ओके डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्रेडिट नोट इज इशूड बाय एज पर, कौन इशू करता है क्रेडिट नोट? तो ये सप्लायर फॉर रिड्यूसिंग टैक्सेबल लायबिलिटी. देखो दोनों के केस में देखना, डेबिट नोट में क्या होता है? इंक्रीजिंग टैक्सेबल सप्लाई के लिए करते हैं, और क्रेडिट नोट में क्या करते हैं? रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी को, ठीक है, सप्लायर करता है. ओके नेक्स्ट. किडजी लिमिटेड होलसेलर ऑफ टॉयज रजिस्टर्ड इन चंडीगढ़. कोई किडजी है, उसका होलसेलर है, कहाँ उसका रजिस्ट्रेशन है? चंडीगढ़ में. इज रिनाउंड इन द लोकल मार्केट फॉर द वैराइटीज ऑफ टॉयज एंड देयर रीजनेबल प्राइस. किडजी लिमिटेड मेक सप्लाई ऑफ 100 पीसेस ऑफ बेबी लर्निंग लैपटॉप्स. वो क्या कर रहा है? 100 पीसेस ऑफ बेबी लर्निंग लैपटॉप्स सप्लाई कर रहा है. एंड चैट लर्निंग फोन्स फॉर 2 नैन्सी जनरल स्टोर ऑन, कब कर रहा है बेटा? 25 सितंबर को. ध्यान देना कब ये दोनों चीजें कर रहा है वो? 25 सितंबर को सप्लाई कर रहा है. बाय इशूइंग टैक्स इनवॉइस अमाउंटिंग 1 लाख. टैक्स इनवॉइस की अमाउंट कितना था? 1 लाख, ठीक है. हाउएवर द सेट टॉय वर रिटर्न बाय नैन्सी जनरल स्टोर ऑन 30 सितंबर. लेकिन क्या हुआ? जो नैन्सी मोबाइल था ना, नैन्सी स्टोर ने जो मोबाइल दिया गया था, कितना मोबाइल था बेटा? चैटिंग मोबाइल था, उसको 30 सितंबर को वापस कर दिया, ठीक है. तो कहते हैं विच डॉक्यूमेंट किडजी इज रिक्वायर्ड टू इशू सच केस. मैंने अभी बार बार कह रहा हूं बेटा कि यहां पर हमारे पास आ रहा है गुड्स, मेरे पास वापस आ रहा है, तो कौन सा इशू होगा बेटा? क्रेडिट नोट, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है? वो गुड्स वापस आ रहे हैं. जब हम रिटर्न करेंगे तो डेबिट नोट, ठीक है. चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? क्रेडिट नोट. मैंने कहा ना, फिर से समझना, ये बेटा आप लोग के अकाउंट्स जैसा ही है जैसा आपने पढ़ा था. अगर कोई हम अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हम इशू करेंगे डेबिट नोट, अगर गुड्स हमारे पास आ रहे हैं तो क्या इशू होगा? क्रेडिट नोट, ठीक है. देख लीजिए ऑप्शन सी. नेक्स्ट. इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इन, ऑप्शन है. तो कहते हैं कि कैसे? इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट. 3 तरह का ट्रिप्लिकेट का मतलब 3 उसके फाइलें बनेंगे. इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन किस में करेंगे? डुप्लीकेट. इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन ए, ठीक है. नेक्स्ट.
एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर इशूइंग ई इनवाइस बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इज, ई इनवाइस अगर हम कर रहे हैं, ई इनवाइस सेंड कर रहे हैं तो क्या लिमिट है बेटा, तो लिमिट होनी चाहिए 50 करोड़। 50 करोड़ होगा तो ई इनवाइस इशू कर सकते हैं, अगर टर्नओवर कितना है 50 करोड़। नेक्स्ट, टैक्स इनवाइस मस्ट बी इशूड बाय, टैक्स इनवाइस किसके द्वारा इशू करना चाहिए, कौन करता है, टैक्स इनवाइस मस्ट बी इशूड बाय एवरी सप्लायर, कोई भी कर सकता है, कोई भी सप्लायर रजिस्टर्ड करेगा तो रजिस्टर्ड ही ना, अनरजिस्टर्ड तो सप्लायर तो कोई भी हो सकता है, दुकानदार तो कोई भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी और अनरजिस्टर्ड भी। एवरी टैक्सेबल सब पर्सन, टैक्सेबल पर्सन में तो सब आ गए ना बेटा, इनकम टैक्स भी कोई टैक्स दे रहा है, कोई किस, अगला देखते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन, यानी कौन कर सकता है, जो रजिस्टर्ड है किसमें, जीएसटी में, और जो किसमें नहीं आता है, कंपोजिशन स्कीम में। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्रेडिट नोट इशूड ऑन, क्रेडिट नोट इशूड ऑन किस पे इशू किया जाता है बेटा, वैल्यू ओवर चार्ज इन इनवाइस, अगर वैल्यू ज्यादा चार्ज कर दी गई हो इस पे भी करते हैं। टैक्स ओवर चार्ज इन इनवाइस, अगर ज्यादा टैक्स चार्ज कर दिया तब भी। द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न्ड बाय द रिसिपिएंट, जिसने गुड्स लिया उसने रिटर्न कर दिया, यानी कि तीनों केस में। देख लेना बेटा, क्रेडिट नोट वाले डेबिट नोट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से देख लीजिएगा, बार बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि किस किस केस में आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो मैं बार बार कह रहा हूं ना बेटा, देखो आगे ना, आज के पेपर में जो भी आया ना बच्चे, जो पेपर जैसे ई वे बिल है, वो नेटवर्क वाला था, वो सब सेकंड पेपर का था, वो आ गया वहां, तो हम कुछ फर्स्ट पेपर में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ई वे बिल क्या होता है बेटा, ई वे बिल 50,000 की लिमिट, उसके ऊपर ना ई वे बिल जनरेट किया जाता है। तो व्हेन एन ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, कब ई वे बिल जनरेट करने रिक्वायर्ड नहीं होता, वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाइड, आज यही क्वेश्चन था, ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाइड इन एनेक्सर रूल 138 ऑफ द CGST रूल। ठीक है, वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय अ नॉन मोटराइज्ड कन्वीनियंस, इसमें भी करते हैं। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पोर्ट, एयरपोर्ट, कार्गो, इस केस में करते हैं। ऑल ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब ई वे बिल से क्वेश्चन आज आ गया बुक पेपर में, जबकि ये आज के पेपर 2 का ये पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देखो ये भी क्वेश्चन आज आ गया, देख रहे हो आप, ये भी क्वेश्चन आ गया था, जबकि ये किसका पार्ट है, पेपर 2 का। व्हाट इज द मिनिमम कंसाइनमेंट वैल्यू फॉर विच ई वे बिल इज मैंडेटरी, अब तो आंसर मिल गया आपको 50,000। ठीक, ओके, 50,000 लिमिट के बाद ई वे बिल मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट, यही सब मतलब मुझे लग रहा है कि पेपर बनवाने वाले ने क्या किया कि कहीं से भी पेपर उठाकर दे दिया। When the movement of goods is caused by an unregistered person, the e-way bill shall be generated. जो मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, कौन कर रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो कहते हैं कौन करेगा, कौन ई-वे बिल जनरेट करेगा, या तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हिमसेल्फ या ट्रांसपोर्टर, आइदर वन ऑन देम। ठीक है, ओके, आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है बेटा ट्रांसपोर्टर, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन कैसे करेगा ई-वे बिल जनरेट, क्योंकि वो रजिस्टर्ड तो है नहीं, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ट्रांसपोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैलिडिटी, अब बच्चे ये कह रहे होंगे सर ये तो आप कल बताना चाहिए था, अब जब पेपर सेकंड का ही ये पार्ट है तो हम आज ही बताएंगे ना। व्हाट इज द वैलिड टेन्योर फॉर ई-वे बिल फॉर अ डिस्टेंस अप टू 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस है तो ई-वे बिल का क्या कह रहे हैं, टेन्योर क्या होना चाहिए, तो बेटा आंसर है ए ऑप्शन, 1 डे। अगर 100 किलोमीटर के ऊपर का डिस्टेंस है तो क्या होना चाहिए आपका टेन्योर, वैलिड टेन्योर, जो ई-वे बिल है उसका पीरियड कितने दिन के देर के लिए मान्य होगा, 1 डे इन केस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। ठीक है, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट कि द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वीनियंस शैल कैरी द कैरी, जब पर्सन इन चार्ज होगा तो उसको क्या कैरी करना होगा, द इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान एज द केस में भी। जो भी पर्सन चार्ज है कन्विंस में, जो ट्रक के थ्रू या किसी के थ्रू ले जा रहा है, उसके पास क्या होना चाहिए कि पुलिस वाले चेक करे, पुलिस वाले चेक करते हैं ना, तो पहले तो ये होना चाहिए डिलीवरी चालान या इनवाइस जो भी है, अ कॉपी ऑफ ई-वे बिल और नंबर, ये दोनों होना चाहिए, तो ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। चलिए खत्म। ओके ओके बच्चों, थैंक यू। होप सो कि आप इसको देखोगे, करोगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द योर एग्जाम। और बच्चे घबराना मत, क्योंकि पेपर 2 के भी कई सारे क्वेश्चन पेपर 1 में आ गए थे। ठीक है।